स्वागत है आप सभी का एमर्स एकेडमी के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सूडान संकट और ऑपरेशन कावेरी के बारे में। सूडान में जो संकट चल रहा है प्रेजेंट में, उसके बारे में, और भारत की ओर से चलाया गया ऑपरेशन है जिसका नाम है कावेरी, इन सभी पर चर्चा करेंगे। जानेंगे इसके महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रहेंगे इस क्लास के। इसमें सूडान में वर्तमान संकट किस वजह से हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस पर बात करेंगे। सेना और आरएसएफ के बीच तनाव क्यों चल रहा है, यानी कि आरएसएफ है क्या, आरएस मतलब रैपिड सपोर्ट फोर्स, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बीच में तनाव क्यों है, वर्तमान में संकट का परिणाम क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। भारत और सूडान में संबंध कैसे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। द्विपक्षीय परियोजना, द्विपक्षीय व्यापार क्या क्या थे, उसके बारे में बात करेंगे। और भारत द्वारा चलाए गए अभियान, जैसे अब प्रेजेंट में चल रहा है सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी, तो सबसे पहले जो चलाया गया था ऑपरेशन, वो चलाया गया था कुवैत एयरलिफ्ट, जो आपको याद हो 1990 में चलाया गया था। और अभी कुछ दिन पहले चलाया गया था जब यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर हुआ था, ऑपरेशन गंगा। इन सारे जितने भी ऑपरेशन है चलाए गए थे भारत की ओर से, उन सारे ऑपरेशनों को भी कवर करेंगे हम इस क्लास में। वीडियो अच्छी लगा करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। करते हैं शुरू इस क्लास को। सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत में अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। लगभग 3000 भारतीय सूडान में विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं, जिसमें राजधानी खार्तूम और दारफुर जैसे दूरस्थ प्रांत भी शामिल हैं। जानते ऑपरेशन कावेरी के बारे में। तो ऑपरेशन कावेरी सूडान में सेना और एक प्रतिबंधित अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने जो नागरिक हैं भारत के, उनको वापस लाने हेतु भारत के निकासी प्रयास का एक कोड नेम है कावेरी। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती पोत और जेद्दा में स्टैंड बॉय पर 2 भारतीय वायुसेना C-130J के विशेष संचालन विमानों की तैनाती भी वहां पर शामिल है। सूडान में लगभग 2800 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 1200 जो भारतीय हैं उनका समुदाय वहां पर बसा हुआ है। जानते हैं सूडान में वर्तमान संकट क्या बने हुए हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो व्यापक विरोध के बाद अप्रैल 2019 में सैन्य जनरलों द्वारा लंबे समय से राष्ट्रपति पद पर काबिज अमर अल बशीर को उखाड़ फेंकना सूडान में संघर्ष का कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है कि अमर अल बशीर को उखाड़ फेंकना। इसके कारण सेना को प्रदर्शनकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत वर्ष 2023 के अंत में सूडान ने चुनावों का नेतृत्व करने के लिए संप्रभुता परिषद नामक एक शक्ति साझाकरण निकाय की स्थापना की। हालांकि सेना ने अक्टूबर 2021 में अब्दुल्ला हमदोक के नेतृत्व वाली संक्रमणकालीन सरकार को उखाड़ फेंका। बुरहान देश के वास्तविक नेता बन गए और दगालो उनके सेकंड इन कमांड बन गए। जानते हैं सेना और आरएसएफ के बीच तनाव क्यों बना हुआ है। वर्ष 2021 के तख्तापलट के तुरंत बाद 2 सैन्य एसएएफ और अर्धसैनिक आरएसएफ जनरलों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया, जिसके चुनाव के संक्रमण की योजना अधिक बाधित हो गई थी। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए दिसंबर 2021 में एक प्रारंभिक सौदा किया गया था, लेकिन समय सारणी और सुरक्षा क्षेत्र के सुधारों पर सहमति के कारण सूडानी जो सशस्त्र बल हैं एसएएफ के साथ अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के एकीकरण पर बातचीत पर बाधा उत्पन्न हुई थी। संसाधनों के नियंत्रण और आरएसएफ के एकीकरण को लेकर तनाव बढ़ गया, जिसके कारण ये झड़पें हमें देखने को मिल रही हैं, या झड़पें ये हो रही हैं। इस बात पर असहमति थी कि 10,000 सैनिकों की मजबूत आरएसएफ को सेना के कैसे एकीकृत किया जाए और किस प्राधिकरण को उस प्रक्रिया को देखरेख की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा दगालो यानी आरएसएफ जनरल एकीकरण ने 10 वर्ष की देरी करना चाहते थे, लेकिन सेना का दावा था कि वह अगले 2 वर्षों में होना चाहिए। ये वहां की सेना बोल रही है। जानते हैं रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के बारे में। आरएसएफ एक समूह है, यह जंजावीर रक्षक योद्धाओं के विकसित हुआ है, जिनसे 2000 के दशक में चार की सीमा के समीप पश्चिम सूडान के दारफुर क्षेत्र के संघर्ष की भागीदारी की। समय के साथ रक्षक योद्धाओं की संख्या बढ़ी और वर्ष 2013 में इसके आरएसएफ में शामिल हो गई, जिनका विशेष रूप से सीमा रक्षकों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आरएसएफ और सूडानी सेना में सऊदी एवं अमीराती बलों के साथ लड़ने हेतु वर्ष 2015 में यमन सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया था। आरएसएफ को दारफुर क्षेत्र के अलावा दक्षिण कोर्डोफान और ब्लू नाइल जैसी जगहों पर भेजा गया था, जहां पर उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया था।
वर्ष 2015 की एक रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच में अपने बलों को दाहिन पुरुष यानी मैन विद नो मैर्सी के रूप में वर्णित किया गया था। वर्तमान संकट के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो लोकतांत्रिक परिवर्तन के लिए चुनौती ये है कि सेना और आरएसएफ के बीच लड़ाई में सूडान के लोकतंत्र में संक्रमण और अधिक कठिन बना दिया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि झगड़ा व्यापक संघर्ष में बदल सकता है और देश के पतन का कारण भी ये बन सकता है। आर्थिक संकट, अति मुद्रास्फीति और भारी मात्रा में विदेशी ऋण के कारण सूडान की अर्थव्यवस्था संकट का सामना कर रही है। हमदोक सरकार को हटाने के बाद अन्य देशों में अरबों डॉलर की सहायता और ऋण राहत पर रोक लगा दी गई है। पड़ोसी देशों में अशांति, सूडान के साथ जो अन्य देशों में निकटता है के कारण यह संघर्ष वहाँ फैल सकता है और देश में और जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। चार एवं दक्षिण सूडान में विशेष रूप से संवेदनशील है। यदि लड़ाई जारी रहती है तो स्थिति बड़े जो बाहरी हस्तक्षेप का कारण बन सकती है। सूडान के संघर्षग्रस्त क्षेत्र में शरणार्थी पहले ही चार आ चुके हैं। भारत सूडान संबंध कैसे हैं, इसकी बात करेंगे। सूडान का सामरिक महत्व क्या है। सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित है और तीसरा सबसे बड़ा अफ्रीकी राष्ट्र है। लाल सागर पर अपनी रणनीतिक अवस्थिति नील नदी पर तक पहुंचने के कारण सोने के विशाल भंडार और कृषि क्षमता के कारण अपने पड़ोसी देशों और खाड़ी देश रूस तथा पश्चिमी देशों के सहित बाहरी शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी ये रहा है। जानते हैं द्विपक्षीय परियोजनाएं। इसने वर्ष 2021 में सूडान में ऊर्जा, परिवहन और कृषि व्यवसाय उद्योग जैसे क्षेत्रों में 612 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती ऋण के माध्यम से 49 द्विपक्षीय परियोजनाओं को पहले ही लागू कर दिया गया था। जुमा शांति समझौते का समर्थन। भारत में एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने के सूडान के प्रयासों का समर्थन किया है और अक्टूबर 2020 में सरकार द्वारा हस्ताक्षरित जुमा शांति समझौते का भी समर्थन किया गया था। 4 संयुक्त अरब अमीरात और विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण यानी IGAD इसके समर्थक में थे, जबकि मिस्र तथा कतर शांति समझौते के साक्षी थे। इस समझौते में शासन, सुरक्षा और न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। यह भविष्य की संवैधानिक वार्ताओं के लिए महत्वपूर्ण था। भारत की वार्ता प्रक्रिया के तहत बाह्य रूप से सशस्त्र सहायता प्रदान कर और 1200 कर्मियों के साथ नागरिक सुरक्षा के लिए यह राष्ट्रीय योजना का भी समर्थन किया। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग क्या है, इनके बारे में जानते हैं। तो भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग यानी ITEC के तहत भारत में क्षमता निर्माण के लिए सूडान को 290 छात्रवृत्ति अनुदान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2020 में सूडान को खाद्य आपूर्ति सहित मानवीय सहायता भी प्रदान की गई थी भारत की ओर से। जाने द्विपक्षीय व्यापार क्या रहे हैं। तो इन वर्षों में भारत और सूडान के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2005 से 6 के बीच में 327.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018 से 19 में 1663.7 मिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया है। सूडान और दक्षिण सूडान में भारत का निवेश मोटे तौर पर 3 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें से 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर पेट्रोलियम क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ONGC विदेश में निवेश किया गया था। जानते हैं भारत द्वारा चलाए गए निकासी अभियान जो कि दूसरे देशों के लिए चलाए जाते हैं अपने भारत के नागरिकों को निकालने के लिए, वो कौन कौन से ऑपरेशन रहे थे। ऑपरेशन गंगा जो हाल ही में चलाया गया था 2022 में, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ये मिशन जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इसमें रूसी सेना द्वारा हमलों की श्रृंखला शुरू करने के बाद यूक्रेन में युद्ध बिछड़ने के साथ ही वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया है। अब भी प्रेजेंट में काफ़ी तनाव देखने को हमें मिल रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये 2021 में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति तालिबान द्वारा तेजी से कब्जे के बाद काबुल से अपने नागरिकों को अफगान जो भागीदार हैं उनको निकालने के लिए भारत का जटिल मिशन था। ये ऑपरेशन देवी शक्ति ये 2021 में चलाया गया था। इसके बाद चलाया गया था वंदे भारत, ये चलाया गया था 2020 में। ये कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने के कारण जो बाहर की जो विदेशी यात्रा में फंसे जो भारतीय नागरिक थे उन्हें वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया था। ये कोविड की बात हो रही है। इस मिशन में कई चरणों में 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया था विदेशों से वंदे भारत द्वारा। ऑपरेशन समुद्र सेतु
यह कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से घर वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में भी नौसैनिक अभियान था। ये ऑपरेशन समुद्र सेतु। जानते हैं ब्रुसेल्स से निकासी 2016 में, मार्च 2016 में बेल्जियम जर्वेटेम में ब्रुसेल्स हवाई जो अड्डा था उस पर मध्य ब्रुसेल्स के मालबीक मेट्रो स्टेशन पर एक आतंकवादी हमले की चपेट में आ गया था। इसके तहत जेट एयरवेज की फ्लाइट में 28 क्रू मेंबर्स समेत कुल 242 भारतीयों को भारत लाया गया था। जानते हैं ऑपरेशन राहत ये 2015 में चलाया गया था। वर्ष 2015 में यमन सरकार और विद्रोह के बीच संघर्ष छिड़ गया था। ये सऊदी अरब द्वारा घोषित नो फ्लाई जोन के कारण हजारों भारतीय फंसे हुए थे और यह यमन हवाई मार्ग से सुलभ नहीं था। ऑपरेशन राहत के तहत भारत ने अपने यमन से लगभग 5,600 लोगों को निकाला था। फिर इसके बाद आता ऑपरेशन मैत्री, ये 2015 में चलाया गया था। वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप से बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ये किया गया था। फिर इसके बाद आता ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी। ये संघर्षग्रस्त लीबिया में फंसे जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन घर वापसी शुरू किया गया था। ऑपरेशन के तहत भारत ने 15,400 भारतीय नागरिकों को निकाला था। फिर इसके बाद आया था ऑपरेशन सुकून 2006 में। जुलाई 2006 में जैसे इजराइल और लेबनान के सैन्य संघर्ष हुआ था, भारत ने ऑपरेशन सुकून शुरू कर वहां से फंसे जो अपने भारतीय नागरिक हैं उनके बचाव, जिससे बेरूत सीलिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर लास्ट में आता है हमारा कुवैत एयरलिफ्ट जो 1990 में चलाया गया था। वर्ष 1990 में जब 700 टैंकों से लैस 1 लाख ईरानी सैनिकों ने कुवैत पर हमला किया था, तब शाही और अति विशिष्ट व्यक्ति सऊदी अरब भाग गए थे। वहीं आम जनता के जीवन को जोखिम में डाल दिया गया था। कुवैत में फंसे लोगों में 1,70,000 से अधिक भारतीय थे। भारत ने निकासी अभियान शुरू किया जिसमें 1,70,000 से अधिक भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था और भारत वापस लाया गया था। ये था सबसे फर्स्ट हमारा मिशन था, ये कुवैत एयरलिफ्ट जो 1990 में चलाया गया था। जानते आगे की क्या राय हो सकते हैं, क्योंकि भारत केवल ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे पश्चिमी एशिया देशों पर निर्भर नहीं रह सकता जो वैश्विक ऊर्जा केंद्र का गठन करते हैं। इसने अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए सूडान, नाइजीरिया और अंगोला जैसे तेल समृद्ध अफ्रीकी राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ने अपने निवेश, व्यापार और अन्य हितों की रक्षा करना भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। लाल सागर क्षेत्र और भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत सूडान संबंध की मौजूदा संरचना और अफ्रीका में हॉर्न में सूडान के स्थान को देखते हुए नए शासन की मान्यता देने के लिए भारत को जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से पहले क्षेत्र में अपने व्यापार, निवेश एवं हितों की रक्षा करने की भी आवश्यकता होगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।